वेलकम बैक और सुबह बखैर। सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुश आमदीद कहेंगे आपको। और अब जो खबरें हैं ना वो हमजा के इंटरेस्ट की है, सो हमजा बताएंगे हमें इसके बारे में। बड़े काफ़ी लोगों के इंटरेस्ट की है। क्रिकेट से हम सारों की बड़ी मोहब्बत है। नेशनल T20 कप का हम जिक्र करने जा रहे हैं जिसका पहला मरहला तो ख़त्म हो चुका है। कल से दूसरे मरहले का आगाज़ होने जा रहा है। बात की जाए तो नॉर्दर्न की जो टीम है ना वो टॉप पे जा रही है, उसने अपने सारे मैच देखे और सदर्न पंजाब सबसे नीचे जा रही है। लेकिन बड़ा अच्छी बात यह है कि हमें नया टैलेंट भी देखने को मिल रहा है। जो टॉप स्कोरर जा रहे हैं वो नया टैलेंट है। उन्होंने पहले मैच में सेंचुरी स्कोर की, सबकी नज़रों में आ गए, सब ने ट्वीट्स की। आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। उनसे जो है ना माहिराना राय लेते हैं। आकिब जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सुबह सवेरे पाकिस्तान। बताइएगा कि आपने कैसा टैलेंट देखा है नेशनल T20 कप में। बैट्समैन की पहले बात कर लेते हैं, अब्दुल्ला शफीक आपको कैसे लगे? देखिए, जब भी आप मौका देते हैं नए प्लेयर्स को, जैसे हैदर अली को मौका मिला, उसने साबित किया कि उसके अंदर टैलेंट है। और इस तरह के जो टूर्नामेंट है पिछले अगर 5 साल से देखें तो 90% जो नया टैलेंट है वो PSL से आया है, क्योंकि वो आपको हाईलाइट कर देता है। क्योंकि बाकी जो आपकी सारी डोमेस्टिक है वो तो ना कोई देखता है ना किसी को पता चलता है। इस तरह के टूर्नामेंट है वो, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अब जब टीवी के ऊपर मैच आता है और कंपेटिटिव टीम्स होती हैं तो डेफिनेटली जो टैलेंट है वो माना जाता है और उसको रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। अब्दुल्ला शफीक जो है उसने फर्स्ट क्लास में भी अपने फर्स्ट मैच में आई थिंक 100 किया और अभी भी जिस तरह से वो फॉर्म में है, हैदर अली है जिस तरह, तो ये यंगस्टर्स जो हैं ये इनको आगे ग्रूम करके दे आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सही। बैट्समैन के बाद बॉलर के हवाले से भी बताइएगा। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे अच्छे इसमें आए हैं, मतलब हारिस रऊफ भी, शाहीन शाह अफरीदी भी, शादाब खान भी। इनके अलावा भी आपको कोई उभरता हुआ स्टार नजर आया है, कोई राइजिंग बॉलर जो है आपने देखा है इस टूर्नामेंट में? बॉलर्स ने शाहीन तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है, हारिस ने भी इस अपनी फॉर्म वापस लाया है, क्योंकि वो जो इंजरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद उतना अच्छा PSL में परफॉर्म नहीं कर पाया, बट आई थिंक ही इज फुली फिट। और दोनों ही लाहौर कलंदर के बॉलर्स जो हैं वो नंबर 1 और 2 है। इसके अलावा अगर एक और बॉलर अभी जो दिलबर हुसैन, अभी उसको हमने सीजन में ट्राई किया था लाहौर कलंदर से, अभी वो सेकंड 11 में था। अब वो इस दफा जो लेग इनकी टूर्नामेंट की रावलपिंडी में है वहां आपको खेलता हुआ नजर आएगा। ही इज वेरी टैलेंटेड। अगर किसी में मुझे ट्रू पोटेंशियल नजर आता है तो वो दिलबर है, बिकॉज इज टॉल, उसकी बेस भी 150 तक है और उसके पास जो वेरिएशन है वो बहुत जबरदस्त है। बाकी इसके अलावा कोई रियल जो फास्ट बॉलर है देखूं तो कोई नया सामने नहीं आया, कोई नजर नहीं आया। और मुझे अगर मैं नजर उठाऊं, लेग स्पिनर की बात की जाए तो उस्मान कादिर को आप कैसा देख रहे हैं? उस्मान को पहले भी मतलब वो नज़रों में तो सबके हैं, लेकिन लेग स्पिनर के तौर पे आपने देखा, वो मैं देख रहा था कि शुएब मलिक भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार थे, हफीज़ को भी उन्होंने आउट कर लिया था। देखिए, कंसिस्टेंट मौका देना होता है आपने। अगर आप देखते हैं कि यासिर शाह जो है उसकी क्रिकेट जो है वो टेस्ट मैच तक महदूद है और उनके साथ भी एक दो बॉलर्स पीछे बैकअप के लगाने चाहिए, ताकि अगर कभी खुदा न खास्ता आपको इंजरी हो जाए या आगे 1-2 साल बाद आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, अभी से आइडेंटिफाई करें और 2 बॉलर यासिर शाह के पीछे बैकअप में रखें और शादाब खान के साथ भी इनको जैसे उस्मान है, इस तरह और भी काफी 2-3 बॉलर्स जो भी PSL में भी, माज खान भी एक बॉलर थे, फरजान राजा हैं, तो उनको टैग करें ताकि आपको कभी मुश्किल ना आए। एक तो बैकअप बनता रहे, दूसरा कभी आपकी इंजरी भी हो तो आपको परेशानी ना। ठीक है। T20 आगे मुस्तकबिल में आप क्या समझ रहे हैं? ये जो टैलेंट अभी यहाँ पे ग्रूम हो रहा है, ये आइंदा आने वाले दिनों में T20 टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान में कैसे आपको नज़र आता है कि हमारी कौन कौन सी साइड्स पे स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत आपको फील हो रही है? देखिए, एक तो आपको ये देखना है कि आपकी जो फास्ट बॉलिंग है उसमें आपके T20 के कौन से स्पेशलिस्ट हैं वनडे और टेस्ट मैच की। तो इसमें शाहीन ने अपने आप को साबित किया है कि वो तीनों फॉर्मेट में चल सकता है। बट इसके अलावा जैसे हारिस है, हारिस T20 की हद तक इज गुड, बट जो वहाब रियाज के अलावा एक और ऑप्शन, 1-2 ऑप्शन हमें चाहिए जो कि डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट हो और ऊपर से बॉल को ऊपर से विकटें ले सकें। आई थिंक कि अभी भी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है।
और ये जो आपको नया टैलेंट अभी नजर आया, जैसे बैटिंग में भी अब्दुल्ला शफीक है या हैदर अली है, अभी जिम्बाब्वे आ रही, तो उसमें जो आपके गैप्स हैं, एक और डेथ बॉलर चाहिए और न्यू बॉलर एक चाहिए जो बॉल को स्विंग कर पाए। दिलबर के ऊपर नजर डालें, वो बहुत जबरदस्त उसमें टैलेंट है। और इसके अलावा जो आपका विकेट कीपर है, हाँ जी, अभी भी आई एम नॉट सेटिस्फाई कि आपकी जो विकेट कीपर के जो ऑप्शंस हैं उसमें जिशान अशरफ है, उसको ट्राई किया जा सकता है, ताकि आपका जो वर्ल्ड कप T20 आएगा तो तब तक उससे पहले आपने कोई 6 महीने 8 महीने पहले अपने जो एक स्क्वाड इन द माइंड और जो प्लेइंग 11 है उसका आपको सोच लेना चाहिए और अभी से उसके ऊपर काम करो। नहीं तो आप समझ रहे हैं कि रिजवान एक बेहतर ऑप्शन नहीं है, उनसे बेहतर ऑप्शन हो सकती हैं। कामरान अकमल के भी सिर्फ 2 रन्स का फ़र्क है। आप देखते हैं कामरान जो है वापस आ सकते हैं टीम में, या फिर अब रिजवान के साथ हम स्टिक हो चुके हैं, अब रिजवान को ही ग्रूम किया जाएगा, क्योंकि सरफराज की भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। देखिए रिजवान जो है वो टेस्ट मैच के हवाले से तो ठीक है, लेकिन जो T20 में क्योंकि वो लाहौर के साथ भी, लाहौर कलंदर के साथ भी रहे 3 साल, फिर अभी कराची किंग्स के साथ है 2 साल से। देखिए अगर आप में वो टैलेंट हो T20 का, तो जब आप 5 सीजन खेलते हैं PSL के और सारे मैच खेलते हैं, तो आप वो टैलेंट जो है वो बाहर तो जरूर आना चाहिए। बट डेफिनेटली उसकी कीपिंग बहुत अच्छी है। अब इंग्लैंड में जिस तरह उसने कीपिंग की और टेस्ट में बैटिंग का भी उसका अच्छा टेम्परामेंट है। बट आई थिंक जिशान अशरफ या एक दो और ऑप्शंस को देखें, ताकि पीछे जाना, कामरान अकमल को लेके आना, फिर मैं वही कहूंगा कि हर साल वो परफॉर्मेंस करता था, उसको निकालने के क्या जवाब था। जिस तरह से सरफराज एक सेट कप्तान, सेट टीम, 2 साल से नंबर 1 टीम उसके अंडर, तो वो भी हमने ज्यादती की और अब उससे और पीछे जाएंगे तो और ज्यादा पीछे चलेंगे। मेंटल टफनेस की भी थोड़ी सी हमें बता दीजिएगा, इसलिए कि ये तो बायो सिक्योर एनवायरनमेंट में खेल रहे हैं, तमाशाई नहीं है, वो जो एक प्रेशर होता है उस तरह से नहीं है। तो इस एनवायरनमेंट में डोमेस्टिक शुक्र है कि हो रहा है, फिर भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, नर्चर हो रहा है टैलेंट। आइंदा आने वाले दिनों में ये आपने ये तो बता दिया, फील्डिंग में जैसे हम बहुत मार खाते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो और मेंटल टफनेस और इन चीज़ों के हवाले से भी थोड़ा बताइएगा, क्या कुछ आप समझते हैं मजीद करने की ज़रूरत होगी? देखिए ये तो एक बबल में रहना और ये सारा दिन ग्राउंड, उसके बाद होटल, मुश्किल तो बहुत है सबके लिए। बट जो 5-6 महीने ये घरों में भी बंद थे, तो शुक्र किया होगा कि बाहर निकले, थोड़ी एक्टिविटी हुई है। जो फील्डिंग है वो सबसे ज्यादा उसके ऊपर असर पड़ता है जब आप रेगुलर क्रिकेट ना कर रहे हो, प्रैक्टिस ना कर रहे हो, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग में आप वापस आ जाते हैं 2-3 हफ्ते में। बट जो फील्डिंग है, इट्स टफ जॉब। ये आपको रोज आपकी रूटीन जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे, आपको मुश्किल आएगी। जिस तरह के अजरुद्दीन बहुत जबरदस्त फील्डर हुआ करते थे, उनसे कभी पूछा कि आप क्या करते हो, तो कहता कुछ भी हो जाए, 100 कैच अ डे। इस तरह जो फील्डिंग रूटीन्स हैं, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। और मेंटल टफनेस की जो आपने बात की है, उसमें देखिए इस बबल में रहना और क्राउड के बगैर खेलना दो डिफरेंट चीजें हैं। उसका प्रेशर तो जरूर आएगा, आप एक्टिविटी नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते। बट जब क्राउड के सामने आप खेलोगे, देन इट विल बी एंटायरली डिफरेंट। हो सकता है कि कैमरा प्रेशर इज देयर, बट जो क्राउड का प्रेशर है वो जब किसी प्लेयर के ऊपर पड़ता है, तो देन यू कम टू नो कितना मेंटली बिल्कुल ठीक। आकिब जी साहब, एक तो मुझे ओपनर का बता दीजिएगा कि वो हमारा जो है ना हमेशा से रहता है कि सईद अनवर के बाद हमें शायद ओपनर नहीं मिले थे। अब बाबर आजम खुद को तो ओपनिंग में ले गए हैं, फ़खर जमान हमारे पास ऑप्शन रहे, फ़खर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, शर्जील हमारे पास ऑप्शन है, और अब आप अगर देखें तो इमामुल हक ने बहुत अच्छा स्कोर किया, 3रे नंबर पर हैं। तो आप क्या देखते हैं कि इमाम को T20 में इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए फ़खर जो है वो है तो मैच विनर, बट कंसिस्टेंट नहीं है। अगर आपने ये देखना है कि कोई ऐसा प्लेयर जो, क्योंकि आप बाबर जो है ना एक स्टडी प्लेयर है, वो इस तरह का प्लेयर नहीं है कि वो 10 ओवर या इस तरह से खेलने, वो एक मेंटेन करते हैं 7-8 ओवर। उनके साथ फ़खर टाइप, शर्जील टाइप, या भी जीशान मलिक लड़का है, उसने रन किए हैं, जीशान अशरफ जो है। तो इस तरह का एक प्लेयर वाला बंदा जो है अटैकिंग हो, उसकी जरूरत है। इमामुल हक एंड बाबर ये कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि दोनों एक जैसे प्लेयर्स आ जाएंगे और जो आपको एट टाइम्स जो ऊपर का जो 6 ओवर्स है, दायरा है, उसमें आपको 60+ रन भी आपको करने पड़ते हैं।
बट आई थिंक शकील और फकर, निशान अशरफ, निशान मलिक, तो इनको हम हफीज को ओपन करवा सकते हैं, हमारे पास हफीज का ऑप्शन भी मौजूद है। देखिए हफीज नंबर 4 में बहुत अच्छा खेल रहे हैं और उस वहां पे आपको एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए। हफीज और मलिक का जो रोल है बड़ा क्रिटिकल है। नीचे जो 6 नंबर पे आपको एक बंदा चाहिए जो रसल टाइप या उस तरह से बैट, रजाक टाइप जो एट टाइम्स आपको 12 रन ओवर या इससे भी ज्यादा रन हो तो आप फिर भी हो वो आपके जीत लेंगे। ठीक है, पीएसएल के बारे में भी बताइएगा कि पीएसएल का क्या कुछ आगे इम्कानात और क्या सूरत हाल है, क्या लाया अमल है? देखिए अभी तो कोर्ट में हो रही थी, अभी फिर मीटिंग हुई है, मुशावरत हुई है कि इसका मॉडल जो है वो उसको बेहतर किया जाए। बट आई थिंक नवंबर में क्रिकेट बोर्ड ने सोचा है कि इसको कराना है और अभी प्लेयर्स के भी फोन आना शुरू हो गया, फॉरेन प्लेयर्स के भी कि क्या प्लान है। तो अभी दो हफ्तों में सामने आ जाएगा कि कब से जो फॉरेन प्लेयर्स हैं या लोकल प्लेयर्स हैं किस तरह से उनको एक बबल में फिर जाना रखना पड़ेगा। और ये बाकी मैचेस हैं ये होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ये नहीं होते तो फिर आप पैर में जो आपका सीजन 6 है वो भी खतरे में पड़ सकता है। आई थिंक होनी चाहिए और बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए पीएसएल। अच्छा, कमिंग बैक टू अगेन वो मेंटल हेल्थ और वो एक मोरल जो है, आपको क्या नज़र आता है जो कुछ फैसले हो रहे हैं पीएसएल के बारे में भी कंट्रोवर्सी हो गई, फिर ये जैसे वज़ीर-ए-आज़म ने फैसला किया कि रीजनल क्रिकेट हो, डोमेस्टिक ना हो, और फिर ऑर्गेनाइजेशनल क्रिकेट ख़त्म किया, ये प्लेयर्स हैं उसके ऊपर कैसे इफेक्ट करिए? क्या आपने उसको कुछ सेंस किया, कुछ फील किया कि इन द लॉन्गर रन ये हमारे लिए कैसे रिफ्लेक्ट करेगा क्रिकेट के सिनेरियो पे? देखिए इसमें एक तो चीज है, ठीक है पाकिस्तान में चीजें उस तरह से नहीं है प्रोफेशनलाइज जिस तरह से अब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड, ये इवन इंडिया ने जिस तरह अपने आप को स्पोर्ट्स में या क्रिकेट में बहुत आगे ले गए। उसकी वजह यह है कि आपको चाहिए क्या होता है, आपको पैसा चाहिए होता है। एक प्लेयर जो क्रिकेट में की तरफ आता है या स्पोर्ट्स की तरफ आता है, उसको अपना प्रोफेशन बनाता है, तो वो उसके लिए प्रॉपर एक प्रोफेशन होता है। उसकी जो फ्यूचर प्लान है या बेनिफिट जो है, रिटायरमेंट प्लान है, ये सारा कुछ देखना पड़ता है। इसीलिए बड़ा रिस्की ये स्पोर्ट्स जो एक बिजनेस है जिसमें आप सोचते हैं तो फिर 1, 2, 3 मैच आपके खराब जाते हैं तो फिर आपको कोई भी नहीं खिलाता। तो जो डिपार्टमेंट को आपको एक श्योरिटी देते थे कि आपका जो फ्यूचर है सिक्योर है। अब जब ये नहीं होंगे तो जो एक बच्चा है वो अगर माँ बाप को जिद करता है कि मैंने खेलना है 16-17 साल के बाद, तो वो उसको पूछेंगे कि कहाँ पे तेरा फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि अब ये तो कोई ख्वाब नहीं देख सकता कि वो पाकिस्तान टीम में खेलेगा, या वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलूंगा। वो तो सिर्फ 1 महीने की क्रिकेट है। बिल्कुल, तो ये डिसीजन है। इन दोनों चीजों को लेके चला जा सकता था डिपार्टमेंट को भी और इसको भी, क्योंकि अभी थोड़ा सा हमने उसका रिसर्च किया तो 5-6 अरब रुपया into cricket, उसमें क्रिकेट ही कराते थे, प्लेयर्स को नौकरी देते थे, क्रिकेट होती थी। बिल्कुल ठीक है आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी हवाले से वो कह रहे थे कि वो डिपार्टमेंटल को ज़रा ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। फरा, अच्छा अब हम बात कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की, तो दुनिया के हालात की भी कुछ बात कर ली जाए हमजा, इसलिए कि जो मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियाँ इससे पूरी दुनिया को एक अजीबोगरीब खतरे से दो चार कर दिया। ये आपके सामने इस वक्त जो स्क्रीन पर मनाजिर दिखाई दे रहे हैं, कैटेगरी 3 का स्टॉर्म है जो अमेरिका जैसी सुपर पावर भी इसके सामने बेबस नज़र आ रही है। कुदरती आफतें हैं, 4 मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में समंदरी तूफ़ान और बगोले आए हैं, आए दिन तबाही मचाते गुजर जाते हैं। अब ये डेल्टा नामी तूफ़ान है जो मैक्सिको के साहिलों से टकराता हुआ तेज़ी से अमेरिका की जानिब बढ़ रहा है। मियामी में जो कायम है समंदरी तूफ़ान का कौमी मरकज़, इसके मुताबिक ये तूफ़ान जो है 7 मील फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही अमेरिकी खलीजी साहिल की तरफ ये बढ़ रहा था और तूफ़ान जुमेरात की रात को जो है, मतलब जब उधर अमेरिका की रात होगी या जुमे की जो सुबह है जनूबी अमेरिका में पहुंच जाएगा और अटलांटिक समुद्री तूफ़ानों के हालिया सिलसिले का ये 26वां गैर मामूली तूफान है। वजह वही है ना कि माहौलियाती तब्दीलियाँ इतनी तेज़ी से हो रही हैं और उसके साथ साथ ये इस तूफ़ान से
एक ही मौसम में सबसे ज़्यादा तूफ़ान आने का जो रिकॉर्ड है वो भी टूट जाएगा, क्योंकि तवातर के साथ जो है इस तरह के तूफ़ान हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर फ्रांस और इटली में भी देख ले रहे हैं, वहाँ भी रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई हैं, सैलाब है, तबाही है, आफत है। फ्रांस का जो जनूब मशरिक में मतलब 17 लाशें मिली हैं लोगों की, ये वो ममालिक है जो बहुत तरक्की याफ्ता कहलाते हैं, और वो कई भी अफराद, मुतअद्दिद अफराद ऐसे हैं जो लापता हैं, जिनका कुछ मालूम ही नहीं हो रहा। फ्रांस और इटली के पहाड़ी इलाकों में जुमे से शुरू होने वाली है जो शदीद बारिशें हैं, उससे सैलाब आया हुआ है, जिससे मुतासरीन को बचाने के लिए रेस्क्यू टीमों को लोगों की तलाश में बहुत ज़्यादा, इसीलिए कहते हैं कि ये हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। दरख्त लगाएं, माहौल का ख्याल रखें, गाड़ी में से धुआं निकलता है तो उसको मॉनिटर करें, क्योंकि इस तरह से हम कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कि इस तरह की आफतें और तबाहियाँ दुनिया पे कम से कम आएँ। आज लाहौर में 997वां जो 977वां उर्स हज़रत अली हजवेरी अल मारूफ दातागंज बख्श जो हैं, वो आज उसका आखिरी दिन है। और उसका मतलब तमाम औलिया किराम और सूफिया किराम की तालीमात का भी यही रहा था कि इंसान दोस्ती, इंसान से मोहब्बत और इंसान का एहतराम, जो कि इससे बालातर है कि वो किस फ़िरके से है, किस मज़हब से है, किस रंग, किस नस्ल से है, जो इस्लाम का बुनियादी तालीम और पैगाम है। और आज उर्स मुबारक का तीसरा और आखिरी रोज़ है, और फरा लाहौर में मकामी तातील हुआ करती है जब दाता साहब का उर्स होता है, और चेहलुम भी दूसरी जानिब है, और सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात लाहौर भर में, हमारी एहतराम, हमारी मोहब्बत, हमारी अकीदत का जो है नज़र उस वक्त आएगी जब हम उनके अफ़कार, उनके अक़वाल, उनकी तालीमात पर अमल करेंगे, जो कि इस्लाम की तालीमात भी हैं, जो औलिया कराम बुजुर्गान दीन की तालीमात भी हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। हैव अ वंडरफुल डे और अल्लाह हाफ़िज़।